नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात करेंगे ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल, कैसे सुधरे हाल। तो हमारी खास पेशकश में आज हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल, कैसे सुधरे हाल। और इस पर हम बात करते हैं अपनी खास पेशकश की, कैसे सुधरे हाल ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल। आज हम बात करेंगे हमारी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर व्याप्त जाम और ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल की। ये समस्या न सिर्फ आम जनजीवन को प्रभावित कर रही है, बल्कि कई बार लोगों की जान भी खतरे में डाल रही है। शहरों की सड़कों पर ट्रैफिक का हाल ऐसा हो गया है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सड़कें गड्ढों से भरी हैं, जो कहीं मेट्रो के निर्माण से खोद दी गई हैं तो कहीं नाले के निर्माण के चलते गड्ढे में तब्दील हो गई। इन गड्ढों में फंसने से वाहन और लोग जो है दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। जाम के कारण लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, जिसके चलते उनकी न सिर्फ उनका समय की उनकी बर्बादी होती है, बल्कि कई बार आपातकालीन स्थिति में मदद तक नहीं पहुंच पाती है। ये किसी एक शहर की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के लगभग हर बड़े शहर की यही समस्या है। कानपुर में जाम की इसी समस्या ने एक महिला की जान ले ली। कानपुर के दबौली से हृदय रोग संस्थान तक जाते समय फजलगंज फायर ब्रिगेड के पास मेट्रो निर्माण के चलते कार जाम में फंस गई और कार में सवार हार्ट अटैक पीड़ित महिला की मौत हो गई। महिला के पति चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिला। शहर में ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जाम के झाम में फंसकर कई जानें गई हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस का अभाव है, या जो पुलिसकर्मी तैनात भी हैं वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं हो पाता है और जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर कब तक आम जनता को इन हालातों में जीना होगा? क्या प्रशासन इस ओर संजीदा होकर कोई ठोस कदम उठाएगा? ये बड़ा सवाल है। हम उम्मीद करते हैं कि जिम्मेदार अधिकारी इन समस्याओं को गंभीरता से लेकर त्वरित समाधान निकालेंगे, ताकि हमारे शहर की सड़कों पर सुगमता से चलना फिरना संभव हो सके। और ये किसी एक शहर की बात नहीं है, तमाम शहरों की बात है। कानपुर, लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज, गाजियाबाद, मथुरा, झांसी और तमाम शहरों में कमोबेश यही स्थिति है, जहां ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो धड़ाम नजर आती है। हाईटेक ट्रैफिक व्यवस्था का अब दावा किया जाता है, तमाम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात कही जाती है, लेकिन हाईटेक सिस्टम की बात जरूर की जाती है, लेकिन तो तमाम शहरों की यही स्थिति है। और इन शहरों में जो ट्रैफिक व्यवस्था का हाल कैसा है, ग्राउंड जीरो पर स्थिति कैसी है, इसका हाल जानने के लिए, अपने दर्शकों को वो दृश्य दिखाने के लिए हमारे तमाम जनपदों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पहले उनका रुख करते हैं, उसके बाद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मधुर दरबारी प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, जयवीर माभी संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुशील चौधरी मथुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक द्विवेदी नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अशोक द्विवेदी का रुख करते हैं। अशोक, नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा जो है वो काफ़ी हाईटेक शहर माना जाता है। उसके बावजूद भी नोएडा में तमाम ट्रैफिक के तमाम इंतज़ाम, तमाम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बावजूद भी जो शहर है वो जाम के झाम से मुक्त नहीं हो पा रहा है। तमाम जो दावे हैं, प्रशासनिक दावे जो है वो धड़ाम होते नज़र आते हैं और इस जाम के झाम में कई बार लोगों की ज़िंदगी भी संकट में पड़ जाती है। लोगों को परेशानी होती है वो अलग बात, लेकिन कई बार इस जाम के झाम में फंसकर लोगों की जान भी चली जाती है। क्या स्थिति है नोएडा की? और मौजूदा समय में अभी मानसून का सीजन चल रहा है, ऐसे में सड़कों पर तमाम जगह गड्ढे भी देखने को मिलते हैं। ये गड्ढे भी कारण हो सकते हैं नगर निगम के नवनिर्माण, नाले, मेट्रो और जल निगम के जो काम होते हैं, ये भी कई जगह देखा गया है कि ये सड़कें खोद दी जाती हैं, सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जाम की समस्या और अधिक बढ़ जाती है। लोग आए दिन इससे कराहते नजर आते हैं। अशोक,
मतलब बिल्कुल मैं आपको बता दूं, नोएडा की जो स्थिति है वो हमेशा जाम से भरी हुई होती है। जैसे कि आज आज 3 दिन छुट्टी बीतने के बाद एकदम से नोएडा में जाम की स्थिति बनी, जिसको लेकर के दोपहर तक लोग काफी भारी जो है जाम में फंसे रहे। दोपहर तक लोग जाकर के अपने दफ्तर पहुंचे। मनोज, सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाला जो एक्सप्रेस वे है, दिल्ली में जाने के लिए 2 रास्ते जो है वो अहम माने जाते हैं। एक चिल्ला बॉर्डर से होकर के, दूसरा कालिंदी कुंज से होकर के। तो मनोज, कालिंदी कुंज की जो स्थिति है उसे आप हर दिन बता सकते हैं कि करीब घंटों लोग वहां जाम में फंसे होते हैं। ये नोएडा और दिल्ली का जो है प्रशासन इसको लेकर के काफी दावे करता है, हम जाम मुक्त शहर बना रहे हैं, नोएडा को काफी हाईटेक बना रहे हैं, रोडें चौड़ी की जा रही हैं, सब कुछ होने के बाद भी। लेकिन उसके बाद भी देखा जाए मनोज, कहीं ना कहीं ट्रैफिक की जो है, इसमें ट्रैफिक पुलिस की जो है सबसे बड़ा अहम रोल माना जाता है कि ट्रैफिक पुलिस जब जाम लगता है उस टाइम में मौके पे नदारद रहते हैं। लेकिन जब जाम की स्थिति भयावह हो जाती है और लोग वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लगते हैं, कोई ट्वीट करने लगता है, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस आनन फानन में पहुंचती है और जाम को खाली कराने का काम करती है। तो सबसे बड़ी जो स्थिति है, तो जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ट्रैफिक पुलिस की। अगर ट्रैफिक पुलिस अपने सही समय से अगर ड्यूटी पे हो वहां पे, तो शायद जाम की स्थिति नहीं देखी जाएगी। मनोज, मैं आपको बता दूं, जो नोएडा का मैंने अभी डीएनटी और चिल्ला बॉर्डर और कालिंदी कुंज का जिक्र किया है। ये जो रोड है, इस रोडों से रोज नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा को लाखों लोग जो है इस रोड से निकलते हैं, जो अपने ऑफिस को जाते हैं, अपने दफ्तर को जाते हैं, अपने रोज के मर्रा जिंदगी के काम से जाते हैं। वो लगभग रोज घंटों के हिसाब से जाम में फंसते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन जाम की स्थिति बॉर्डर के एरिया में ना देखी जाए। वहीं नोएडा एनसीआर की बात करूं तो नोएडा के पूरे एनसीआर में ये मामला देखने को मिलता है आए दिन। जबकि रोड चौड़ीकरण का मामला जो है ठीक है, लेकिन अगर वहीं देखा जाए रोड चौड़ीकरण तो मेन रोड की कर दी जाती है, हाईवे की कर दी जाती है। लेकिन वहीं अगर जो थोड़ा अंदर इंटरनल में जाते हैं तो देखते हैं रोड का जो है उसकी भी हालत खस्ता है, इसमें गड्ढे हैं। और दूसरा, जैसे चालू होता है नोएडा में, अगर थोड़ी भी बारिश पड़ जाती है उसके बाद जाम, किसी बारिश खुलने के बाद जाम की स्थिति बड़ी भयावह होती है, जिसको लेकर के लोग घंटों परेशान होते हैं और लोग जो है जाम में फंसे रहते हैं, जिसे लेकर लोग कोई दफ्तर से लेट होते हैं, कोई अपने काम पे जा रहे हैं उसको लेकर के लेट होते हैं, जिसको लेकर के आए दिन शिकायत जनता की बनी रहती है। मनोज, निश्चित रूप से अब, लेकिन अशोक, जिस तरीके से नोएडा की अगर हम बात करें, नोएडा हाईटेक शहर है, उसको व्यवस्थित तरीके से बसाया गया है। बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े नाले बनाए गए हैं ताकि सड़कों पर पानी न भर सके, सड़कें भी चौड़ी बनाई गई हैं। ट्रैफिक व्यवस्था भी हाईटेक शहर होने के नाते है, हाईटेक ट्रैफिक व्यवस्था की भी बात कही जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जब नोएडा जैसे शहर, ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में जाम की ये स्थिति है, तो अन्य शहरों की क्या स्थिति होगी लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अब नोएडा जैसे शहर में इस स्थिति के लिए आप जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं उसको ये तस्वीरें नज़र नहीं आती हैं कि हाईटेक शहर है, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर मुहैया कराने का दावा किया जाता है, ट्रैफिक से संबंधित हाईटेक तकनीकी का इस्तेमाल करने की बात कही जाती है। उसके बावजूद भी नोएडा जैसा शहर जाम के झाम में फंसा हुआ है, लोगों का घंटों का समय बर्बाद होता है, जबकि ये शहर ऐसा है लोगों की 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का समय जो होता है वो कीमती होता है, लोग 2-2 घंटे जाम में फंसे रहते हैं। हाँ मनोज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है, जो नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाला, नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाला रोड है, ये सेक्टर 37 महामाया फ्लाईओवर से चल करके और गौड़ सिटी तक ये जो है पूरा जाम की स्थिति आए दिन बनी रहती है, लोग घंटों जाम में फंसते हैं। और मनोज, हाईटेक की बात करें तो नोएडा सिटी को जो है प्लानिंग के साथ बसाया गया था, वहीं ग्रेटर नोएडा उसके बाद बनाया गया, जिसके बाद उसको और ज्यादा प्लानिंग से बनाया गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो वहीं जो है अगर ट्रैफिक पुलिस जो है अपने काम पे मौजूद रहे तो काम किसी न देखने को मिले, लेकिन वहीं बढ़ते वाहनों को करने बाद में भी जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा ये जाम की स्थिति से तबाह रहता है। वहीं मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा सवाल यह है, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि नोएडा से और दिल्ली जोड़ने वाला जो मार्ग है, उन सभी मार्गों पे जाम की स्थिति भयानक होती है। मनोज, ठीक है अशोक जुड़े रहे हमारे साथ। जयबीर माबी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयबीर, आपका रुख कर रहे हैं। जयबीर, जाम का झाम जो है वो हर शहर को परेशान कर रहा है
और इस जाम के झाम में फंसकर लोग ऑफिस के दफ्तर के लिए लेट होते हैं, बच्चे स्कूल के लिए लेट होते हैं, मरीज अस्पताल में समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जाम में फंसे होने की वजह से लोगों की जान चली जाती है। कानपुर में ऐसी घटना सामने आई, मेट्रो का गड्ढा खुदा हुआ था और भीषण जाम लगा हुआ था। एक महिला जो हार्ट अटैक की मरीज है, अस्पताल नहीं पहुंच पाई, उसकी जान चली गई। तमाम शहरों में ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि इस लापरवाही से जाम के झाम में फंसकर लोगों की जान चली जाती है। मौजूदा समय में हाईटेक तकनीकी का इस्तेमाल करने, हाईटेक ट्रैफिक सिस्टम के इस्तेमाल करने की बात कही जाती है, दावा किया जाता है। सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है, सड़कों की स्थिति ठीक की जा रही है, उसके बावजूद भी जाम की स्थिति से निजात नहीं मिल पा रहा है। कैसी ये व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन जो है किस तरीके से काम कर रहा है कि लोगों को जाम के झाम से मुक्ति नहीं मिल पा रही। देखिए मनोज, आपको बता दें कि गाजियाबाद दिल्ली और नोएडा से सटा हुआ जनपद है और अगर जाम की बात करें तो गाजियाबाद जाम से अछूता नहीं है। यहाँ पर सुबह और शाम यानी कि जब कार्यालय का समय होता है, देर रात तक जाम लगता है। भयंकर जाम लगने के कारण जो लोग हैं अपने कार्यालय तक नहीं पहुंच पाते, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। इस समय में ओपरा और दिल्ली वाला और यहाँ पर सुबह और शाम जो जाम होता है उसके कई कारण है। एक कारण तो ये है कि यहाँ पर जो नगर निगम द्वारा एक लाइन बिछाई जा रही है, जो सीवर लाइन है, उसको लेकर तमाम जगह पर गड्ढे कर दिए गए हैं। तमाम जगह पर जो दूसरा कारण है सड़क पर अतिक्रमण की बात करें तो तमाम जो दुकानदार हैं उन्होंने दुकानें आगे बढ़ाई हुई है। वही जो फल की सब्जी ठेली वाले हैं, जो फल की या सब्जियों की जो ठेली वाले लोग हैं, वो सड़क के किनारे पर यानी कि बिल्कुल सड़क पर ही खड़े होते हैं और जाम होने के बावजूद भी वो वहां से अपनी दुकानों को नहीं, ठेली को नहीं हटाते हैं, जिसके कारण लंबा जाम लगा रहता है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो टीला मोड़ थाना पुलिस का ये क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर पुलिस अधिकारियों का, कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम कार्रवाई करे और नगर निगम के कर्मचारियों का कहना होता है कि यहाँ पर जो यातायात पुलिस है वो यहाँ पर इन चीजों को हटाए। यातायात के जब अधिकारियों से बात करते तो उनका कहना है कि वो केवल वाहनों की सुचारू रूप से चलाए की जिम्मेदारी वो इन थैलियों को नहीं हटाएंगे। यानी कि कहा जाए तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और बगैर लेन देन के ये मोटर उगाही कमाई का एक साधन है। पुलिस की कहें, प्रशासन की कहें, लेकिन एक उगाही के रूप में यहाँ पर इन लोगों को नहीं हटाया जाता है, जिसके कारण भी यहाँ पर जाम लगता है। जिस जगह मौजूद यहाँ पर घंटों जाम रहता है। अभी हालांकि 5 बजे का कुछ मिनट का समय हुआ है, जैसे ही यहाँ से ऑफिस का दबाव शुरू होगा, 5 बजे कार्यालय छुट्टी होते हैं, उसके बाद अब धीरे धीरे यहाँ पर जाम लगेगा और रात को 10 से 11 बजे तक यहाँ लोग परेशान होते हैं। 1.5 घंटे तक जाम में फंसना पड़ता है। एक दिन की कहानी नहीं है, ये कहानी रोजाना की है। यहाँ पर रोज ऐसे ही हालात देखने को मिलते हैं। अगर बात करें गाजियाबाद की तो लालकुआं पर भी वहाँ पर ऐसा जाम मिलता है। कई बार एलिवेटेड रोड पर भी जाम मिलता है, लेकिन वहाँ के कारण अन्य है। इस जगह जो दिल्ली और भोपरा यानी कि गाजियाबाद को मार्ग जोड़ता है, इसके कारण अलग है। यहाँ पर कारण यही है कि यहाँ पर सड़कों पर अतिक्रमण है, दुकानें खुलती लगती हैं, सड़कों पर ठेलियां खड़ी होती हैं जो अतिक्रमण करती हैं। और कई बार उन लोगों से जब कहा जाता है तो वहां से दुकान हटाने को तैयार नहीं, उनका लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आपको क्या अधिकार है कि हम आपके कहने से दुकानों को हटाए। वहीं नगर निगम द्वारा यहाँ पर जो सड़कें सीवर लाइन के लिए खोदी जा रही है, बात करें तो गाजियाबाद के पसरंडा से लेकर और ये टीला मोड़ तक का जो रास्ता है, जो आने वाला रास्ता है टीला मोड़ से, इस रास्ते पर लगभग 20 जगह नगर निगम ने सड़क खोद दी है, जिसके कारण भी यहाँ पर ट्रैफिक स्लो चलता है, जाम लगता है और बड़ी जो लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार इन जामों के कारण दुर्घटनाएं होती है। वही आपको बता दें कि टीला मोड़ थाना क्षेत्र में गैस प्लांट है, भारत पेट्रोलियम, मैक लुब्रिकेंट्स और एचपी गैस प्लांट, जिनके जो ट्रक है वो 3 लाइन सड़कों की घेर लेते, केवल 1 लाइन छोड़ते हैं, जिनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस कर्मियों का कहना है कि बड़े स्तर का मामला है, इस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब मैं बता दूं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ट्रक है वो गैस रिफिल के लिए आते हैं, सिलेंडर ढोने के लिए आते हैं और रात अभी कुछ देर बाद ही यहाँ पर लाइन लगनी शुरू होगी और 2 से 3 लाइन तक वो रात को घेर लेते हैं, जिसके चलते कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है, लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। लेकिन अवैध कट भी यहाँ पर एक बड़े कारण है और डिवाइडर के बीच में अवैध कट बनाए गए, वहीं यहाँ पर जो न्यूट्रल दिए गए हैं। ठीक है जयवीर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अश्विनी कुमार संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आपका रुख कर रहे हैं लखनऊ की। अगर बात करें, राजधानी है लखनऊ में, तमाम व्यवस्थाएं हैं, सड़कों पुलों का जाल बिछाया गया है, हाईटेक ट्रैफिक सिस्टम लागू किया गया है, फिर भी
राजधानी लखनऊ का जो है ट्रैफिक सिस्टम बदहाल नजर आ रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था धड़ाम नजर आ रही है, तमाम सड़कों पर जाम दिखता है, लोग इस जाम के जाम में फंस जाते हैं, ऑफिस के लिए लेट होते हैं, बच्चे स्कूल के लिए लेट होते हैं, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, कई बार जाम के जाम में फंसकर लोगों की जिंदगी भी चली जाती है समय पर अस्पताल न पहुंचने की वजह से। लेकिन ये तस्वीरें जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। तमाम जो दावे हैं वो धड़ाम आखिर क्यों नजर आते हैं जो ट्रैफिक व्यवस्था के। अश्वनी, बिल्कुल, हम इस समय हजरतगंज चौराहे पर मौजूद हैं। हम इस समय हजरतगंज चौराहे पर मौजूद हैं। सबसे सेंसिटिव चौराहा पूरी राजनीति प्रदेश की यहीं से होती है। सामने यहाँ से आपको दिखा दें कि चंद कदमों की दूरी पर विधानसभा है। यहीं से मुख्यमंत्री आवास का रास्ता जाता है। तमाम अन्य सचिवालय के जो दफ्तर हैं वो भी यहीं पर आसपास में स्थित हैं। शाम के समय में यहाँ पर अब से आधा के 1 घंटे के बाद में यहाँ की स्थिति ये होगी कि आम लोगों को जाम में फंसना ही फंसना है। आप अगर घर जा रहे हैं तो आप कम से कम इस चौराहे पर 10 से 10 मिनट का समय लेकर आए कि इस चौराहे पे 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक का समय आपको देना पड़ सकता है। अगर बात करें यहाँ से लेकर के आगे हुसैन वेलिंगटन चौराहा, इससे पीछे सिकंदराबाद चौराहा है। लमसम 1 किलोमीटर की दूरी के बीच में 3 से 4 रेड लाइट है और हर जगह कम से कम 2 से 3 से 4 मिनट आपको देना ही देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं लखनऊ राजधानी है, यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं भी की गई थी। इंटीग्रेटेड जो है ट्रैफिक सिस्टम किया गया था, ITMS की व्यवस्था की गई थी। ITMS व्यवस्था इसलिए की गई थी कि लोग जो ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, अमूमन सबसे बड़ा जाम का कारण होता है कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ना, क्योंकि लोग रॉन्ग साइड से आते हैं, सामने से आने को रास्ता नहीं मिलता और जब ये जाम लगना शुरू होता है तो ये लंबा होता जाता है, पता नहीं चलता कब किलोमीटरों का हो जाता है। सिर्फ हम हजरतगंज की बात नहीं, अब इसके अलावा इतर बात करते हैं। लखनऊ में 4 से 5 बड़े स्पॉट हैं जहां पर शाम के समय में आपको जाम से जूझना ही पड़ेगा। सबसे पहले आता फैजाबाद रोड, जहां पर आपको अगर फैजाबाद से लखनऊ की और शाम को आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको जाम से जूझना पड़ेगा। दूसरा कानपुर रोड है, क्योंकि वहां फ्लाईओवर का काम चल रहा है और फ्लाईओवर के काम के चलते कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं भी फैली हुई है। दूसरी ओर एक और कारण है कि लोग जो है ऑफिस से छूटते हैं और एक साथ जो बड़ी संख्या में गाड़ियां वाहन है वो सड़कों पर आता है, जिससे भी जाम लगता है। तीसरा आता है नाहरिया चौराहा, जहां पर इस समय अगर बात करें जो डाइवर्जन किया गया, तमाम नए नियम लागू किए गए, इनके बावजूद भी जाम लगता है, क्योंकि वहां पर अंडरपास बन रहा है। जाम की वजह से ही अंडरपास बनाया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी अभी अंडरपास का काम चल रहा है और उसका शाम के समय में कहीं ना कहीं बड़ा जाम यहाँ को देखने को मिलता है। इससे अलावा बात करें अगर तो पुराने लखनऊ में आप जाइए, पुराने लखनऊ में आपको जाम का सामना करना पड़ेगा। कैसरबाग चौराहा जो एक बड़ा स्पॉट है, वहाँ पर आपको जाम का सामना करना पड़ेगा। ये तमाम बड़े स्पॉट हैं जहाँ पर आप ये इत्मीनान होकर जाइए कि अगर आप उस ओर जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको निश्चित रूप से अश्विनी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ मधु दरबारी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, अन्य संवाददाताओं का रुख करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था जो है सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।
तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल कैसे सुधरे हाल, और सीधे चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रघुनंदन भदौरिया जी पूर्व विधायक जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। सतीश निगम जी पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। अशोक चौहान जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अलग अलग जनपदों से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। मधुर दरबारी आपका रुख कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे। मधुर, प्रयागराज की अगर बात करें, प्रयागराज में भी तीर्थ नगरी है और कहीं ना कहीं जाम का जो जाम है प्रयागराज में भी लोगों को परेशान करता है। पूरे प्रयागराज में लोगों को जाम के झाम से दो चार होना पड़ता है। कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं, लोगों की मौत भी हो जाती है इस जाम के झाम में फंसकर। कानपुर की जो घटना सामने आई वो एक उदाहरण है। तमाम शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। प्रयागराज की अगर बात करें, प्रयागराज में तस्वीरें सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं? क्योंकि इसके बावजूद कि तमाम इंतजाम प्रशासन कर रहा है, हाईटेक ट्रैफिक व्यवस्था का दावा किया जा रहा है, सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है, सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है, उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं जो मौजूद हूँ, इस समय प्रयागराज जंक्शन यहाँ का जो मेन पॉइंट है, क्रीम एरिया है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं चौराया है, और यहाँ की पोजीशन ये रहती है खास तौर पे सुबह करीब 8 बजे से लेकर दिन में 12 बजे तक पोजीशन ये रहती है कि यहाँ पे चलना भी दूभर है। और अभी थोड़ा सा यहाँ पे हालात ठीक है, लेकिन अभी 1 घंटे बाद आप देखेंगे जब जैसे थोड़ा अंधेरा बढ़ेगा, लाइटें जलेंगी, 7 से 8 बजे के बाद यहाँ पे उसी तरीके से आपको रश दिखाई पड़ेगा। पूरा ट्रैफिक जाम यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। ये तो हो गया प्रयागराज जंक्शन की बात। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, बगल में यहाँ पे चौक पड़ता है, चौक का एरिया वो बड़ा ही जो है वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट हो रखा है, उस इंक्रोचमेंट की वजह से वहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही कंजस्टेड है। वहाँ पे जो चलना बहुत ही दूभर रहता है। और करीब सुबह का समय अगर आप जाइए तो वहाँ पे आप पैदल भी चलना वहाँ दूभर है। इसके साथ साथ शाम को जैसे 7, 8, 9 बजता है, लोग मार्केटिंग निकलते हैं, वो एरिया जो है वो आपका चौक जो क्या है पूरा मार्केटिंग में निकल जाता है। तो वहाँ पे यही हाल आपको मिलेगा। ई रिक्शाज आपको अच्छे मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको ऊपर हो जाएगा। अब पैदल चलना भी वहाँ पे मुश्किल है, सड़क क्रॉस करना भी मुश्किल है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गंगा पार और जमुना पार जाने के लिए ब्रिजेस बने हुए हैं, जैसे नैनी ब्रिज हो गया, आपका शास्त्री ब्रिज हो गया, अलोपी देवी मंदिर हो गया। वहां पे आप जाएंगे तो बराबर आपको वहां पे जो है 24/7 तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी 12 से 14 घंटे वहां पे आपको जाम की स्थिति दिखाई पड़ेगी। और जैसा कि अभी 5 से 6 महीने पहले यहाँ पे हम लोगों ने अभी कुंभ मेले को यहाँ पे आयोजन हुआ था, जिस तरह के जाम की स्थिति पूरे शहर से जूझा था, वो तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन वो स्थिति फिलहाल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी यहाँ पे स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है। और उसके साथ साथ जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि पिछले साल काफी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है, अंडर पासेस बनाए गए हैं, कई यहाँ पे फ्लाईओवर बनाए गए हैं। बिल्कुल, इसकी वजह से इस साल जो है कुछ स्थिति यहाँ पे सुधरी है, लेकिन बिल्कुल ठीक है। मधुर आपकी बात आ गई। सुशील चौधरी, मथुरा आपकी बात आगे। सुशील चौधरी मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, मथुरा जो है वो धर्म नगरी है और मथुरा में जो है बड़ी संख्या में देश विदेश से जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, और मथुरा जो शहर है कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम से, ट्रैफिक की अव्यवस्था से आप पूरे साल जो है वो परेशान रहता है। शहरवासी परेशान रहते हैं, जो यात्री हैं वो परेशान रहते हैं। मथुरा की व्यवस्था जो है, यातायात व्यवस्था वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। जाम के झाम में लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे फंसे रहते हैं। लोग समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाते हैं। लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं। क्या सूरत हाल मथुरा की नजर आई? मैं आपको बता दूं कि जो कान्हा की नगरी है वह जाम के जाम से में त्रस्त है। कहीं न कहीं देखा जाए तो जो मथुरा और वृंदावन है वह लगातार जाम से यहाँ पे जाम लगा ही रहता है। मैं इस समय मौजूद हूँ मथुरा का जो हृदय स्थल कहे जाने वाले होली गेट पे। यहाँ भी आप 1 घंटे बाद देखोगे तो यहाँ पे जो जाम की स्थिति है बरकरार बनी रहती है। यहाँ पे घंटों तक जो लोग हैं उनको जाम में फंसे रहते हैं। अगर मैं बात करूँ NH-19 की, जो कि नरोई थाना है, डरन थाना जो कि दिल्ली से आगरा के लिए हाईवे है, वहाँ भी लगभग 2 घंटे लगातार जाम रहता है। 1-2 घंटे लगातार हाईवे पर जाम लगा रहता है। अगर जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी बात की जाए तो कहीं न कहीं वह जाम की स्थिति से निजात दिलाने की बजाय उसकी जिम्मेदार है ट्रैफिक मथुरा की जो ट्रैफिक पुलिस है। उसकी बात करूँ तो जो यहाँ जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं या फिर बाहर की जो गाड़ियां हैं, उनको देखते ही उन्हें जो चालाना के नाम पर वसूली करने का काम भी करते हैं। देखा जाता है कि काफी वीडियो वायरल होते हैं जिसमें जो ट्रैफिक पुलिस है वह जो बाहर की गाड़ियों के नंबर देखते ही उसको रोक लेती है। उसका फोटो खींचने के बाद चालाना के नाम पर कहीं न कहीं वसूली करती है। अगर मैं वृंदावन की बात करूं तो वृंदावन जो कि जहाँ पे जो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लाखों हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पे जो ई रिक्शा है उनका प्रकोप इतना है कि जो पुलिस ट्रैफिक पुलिस है उसको कहीं न कहीं देखा जाता है लगातार। ठीक है सुशील, आपकी बात आ गई। सुशील, आपकी बात आ गई।
कानपुर में भी इस जाम के जाम में फंसकर एक महिला जो कार्डियोलॉजी जा रही थी वो पहुंच नहीं पाई, उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। मोहित आपका रुख कर रहे हैं। मोहित, कानपुर की अगर बात करें, कानपुर में किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था है? हाईटेक ट्रैफिक व्यवस्था का दावा किया जाता है, तमाम जो है सड़कों को दुरुस्त करने की बात कही जाती है। अभी 2 दिन पहले ही एक ट्रैफिक में फंसकर एक महिला जो हार्ट की पेशेंट थी वो अस्पताल नहीं पहुंच पाई, उसकी मौत हो गई। तमाम दावों के बावजूद भी ट्रैफिक व्यवस्था कानपुर महानगर की सुधरने का नाम नहीं ले रही है और इस बीच कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है इस जाम के जाम में। कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं, उसके बाद हम मेहमानों का रुख करेंगे। मोहित, मोहित आप हमें सुन पा रहे हैं? फोन अनम्यूट कर लीजिए मोहित। हेलो जी मनोज जी, मैं आपको बता दूं, मैं खड़ा हूं कानपुर के एक प्रमुख चौराहा जिसको बोलते हैं वो है घंटाघर। यहाँ से कम 5 रास्ते निकलते हैं। अगर जाम और ट्रैफिक की बात करी जाए तो यहाँ से निकलना बहुत बड़ा दुर्भर है। और अगर आपको इमरजेंसी जरूरत है, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है या कहीं आपको नजदीकी ऑफिस जाना है तो पे पहुंचना तो टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। और ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करी जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था कानपुर की बिल्कुल शर्मदाई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप ये देखिए कि ये कानपुर का घंटाघर का प्रमुख चौराहा है। किस तरीके से जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है भगाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो ऑटो ई रिक्शा वाले जो खड़े हुए हैं, ये जगह जगह अपना अवैध तरीके से ई रिक्शा खड़ा कर देते हैं और इन्हीं की वजह से कानपुर में सबसे बड़ी जाम का समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है। ठीक है मोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयवीर मां भी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अन्य संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया हम इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, रघुनंदन भदौरिया जी का रुख करें। रघुनंदन भदौरिया जी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, शहर शहर जाम की स्थिति बनी हुई है। खासकर महानगरों की अगर बात करें, चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो, मथुरा हो, अलीगढ़ हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, सभी शहरों की जो स्थिति है वो जाम ने बदहाल कर रखी है। लोग जो है समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाते हैं, अस्पताल लोग नहीं पहुंच पाते हैं। कानपुर में अभी 2 दिन पहले घटना हुई, एक महिला दबौली से चलती है, कार में लेकर उसको कार्डियोलॉजी लेकर जाया जाता है, रास्ते में भीषण जाम लगा रहता है, उसका पति चीखता चिल्लाता है, उसको रास्ता नहीं मिलता है और वो रास्ते में ही दम तोड़ देती है। तो ऐसी तस्वीरें कमोबेश तमाम शहरों से देखने को मिलती हैं, निकल कर सामने आती हैं, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था जो है सुधरने का नाम नहीं ले रही है। हाईटेक व्यवस्था का दावा किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आती। क्या कहेंगे आप? बड़े दुख की बात है कि जो घटना हुई, आज उसके परिवार की, उसकी पत्नी चली गई, बच्चों की माता चली गई। मैं ईश्वर से चाहता हूं कि उस परिवार को दुख सहने की शक्ति दे जी। इसके बाद जाम जो है, जाम की स्थिति निश्चित हर सरकार चिंतित करती है और सरकार चिंता करती है और निश्चित रूप से इसका एक डिपार्टमेंट अलग है जी। इसका पूरा का पूरा शहर का डिपार्टमेंट अलग है और पूरी तरह से वो काम करते हैं, लाठी भी चलाते हैं, डंडे भी चलाते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं। लेकिन जनसंख्या का घनत्व तो इतना बढ़ता चला जा रहा है। कभी हम जो लोग जब पढ़ते थे साइकिल नहीं मिलती थी, हमारे बच्चे पढ़े तो मोटरसाइकिल में आ गए और अब लगभग सब कार में आ गए। तो जाम एक तो ज्यादा लोगों को आने से जाने से जो व्यवस्था में हो रहा है, क्योंकि जब लोग ही ज्यादा है, गाड़ियां ज्यादा है, लाइन पे लाइन लगी है, तो उससे क्या, हाँ ट्रैफिक ईर्ष्या तिरछा या जाम में खड़े हैं या सवारी भर रहे हैं, ऐसे लोगों को दंडात्मक कार्रवाई भी करती, मारती भी है। उसको भी कभी कभी कुछ ऐसे नेता लोग कहने लगते हैं कि देख लीजिए सड़क पे लाठी चला रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि योगी बाबा की सरकार ने निश्चित सारी व्यवस्था की है और स्वयं जो नेतृत्व संभाल रहे हैं अपने कानपुर के ट्रैफिक का, वो इतने अच्छे अधिकारी हैं। वो हमारे पूरी तरह से हमें विश्वास है कि रविंद्र जी की जो स्थिति है वो परमानेंट देखते हैं और उच्च अधिकारी हैं और जहां जहां वो डीएसपी रहे में, इसके लिए भी वो निश्चित इस घटना में दुखी होंगे और
पर्पस वो लोग हम ले रहे हैं, लेकिन हम आपके सामने यही कहना चाहता हूं कि इतनी संख्या में गाड़ियां हैं तो गाड़ियां जहां होंगी वहां भीड़ और जाता है। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे जाना है। हम कह रहे हैं वही बहन नहीं जो मौत हुई, मेरे घर का अगर कोई हो और मैं ले जा रहा हूं भाई भदौरिया जी, भदौरिया जी भदौरिया जी गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, उसी हिसाब से व्यवस्था भी तो सरकार कर रही है। सड़कों की चौड़ाई बढ़ा रही है, फ्लाईओवर बना रही है, एडवांस ट्रैफिक सिस्टम लगा रही है, फिर भी ये अव्यवस्था है, अधिकारी सही से काम नहीं कर रहे हैं। ये कारण है, लोग जो है अवेयर नहीं है, ये कारण है। या कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कई चौराहों पर ट्रैफिक सिपाही मिलेंगे नहीं, अगर मिलेंगे तो अपनी वसूली में लगे हुए हैं, एक साइड में खड़े नजर आएंगे। कई जगह क्या होता है, ट्रैफिक जो सिग्नल है वो ठीक से काम नहीं करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अव्यवस्थित रूप से पुलिसकर्मी मूकदर्शक बने होते हैं, ट्रैफिक पुलिसकर्मी मूकदर्शक बने होते हैं, लोग हर तरफ से घुस रहे होते हैं। तो ये कुल मिलाकर इसका खामियाजा तो आम आदमी ही भुगतता है ना भदौरिया जी। कहीं कहीं ये जरूर होता है जी कि हमारे जो कर्मचारी हैं, जो ट्रैफिक के सिपाही हैं या होम गार्ड हैं, वो मैंने भी देखा कभी कभी आपस में बतियाते रहते हैं और लोग निकल रहे हैं, इच्छा उसको नहीं देखते हैं। ऐसे लोगों पे मुझे लगता है कि शहर के सीपी जिस तरह से शहर को साफ करने में लगे हैं, यहाँ की गंदगी साफ कर रहे हैं, उस तरह से ट्रैफिक की गंदगी हमारे रवींद्र भाई साफ करेंगे। और हम विश्वास के साथ कहते हैं पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन जहां पुलिस गलत कर रही है या पैसे में पकड़ी जाती है तो उनको दंडात्मक कार्रवाई ही होती है। ठीक है, ठीक है भदौरिया जी, नहीं है कोई ठीक हो पावे। ठीक है भदौरिया जी, आपकी बात आ गई। सतीश निगम जी आपके पास आ रहे हैं। सतीश निगम जी, जैसा कि भदौरिया जी कह रहे हैं कि सिपाही पुलिसकर्मी भी काम कर रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था भी ठीक से काम कर रही है, सरकार तो ठीक है काम कर ही रही है, लेकिन फिर भी अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं। हाईटेक, करोड़ों रुपए के हाईटेक जो आप सिस्टम लगाए गए हैं, ट्रैफिक सिस्टम, लेकिन वो भी उसके बावजूद भी शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो व्यवस्थित नहीं हो पा रही। अगर भदौरिया जी कह रहे हैं अगर लोग बढ़ रहे हैं, गाड़ियां बढ़ रही हैं, तो आप उनके रूट निर्धारित करिए। जहां ज्यादा जाम लग रहा है, जहां फ्लाईओवर की जरूरत है, फ्लाईओवर बनाए जाने चाहिए। जिस रूट पर जो पब्लिक वाहन है, इसको आप कह सकते हैं कॉमर्शियल वाहन है या सवारी वाहन है, उनको आप निर्धारित कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं। ई रिक्शा किस पर चलेंगे, ऑटो किस पर चलेंगे, बसें किस पर चलेंगी, भारी वाहन किस रोड पे आएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीज अगर व्यवस्थित तरीके से की जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा असंभव कार्य नहीं है। सतीश निगम जी, नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। भीड़ बढ़ती है तो असंभव ही होता है। जैसे हमारे आपके जब घर में कोई भदौरिया जी आपकी बात आ गई। अब सतीश जी को सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सतीश जी को सुन लीजिए, सतीश जी जवाब दीजिए। जब होती है शादी विवाह तो सतीश निगम जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। भदौरिया जी आ रहे हैं, भदौरिया जी सतीश जी को सुन लीजिए। सतीश निगम जी फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज हमारे दर्शकों को मिल सके। हाँ, आ रही है आवाज? जी जी जी। अच्छा, मेरा कहना यह है कि हाईटेक सिटी लिख देने से कोई सिटी हाईटेक नहीं होता, ना स्मार्ट लिखने से स्मार्ट होता है। यहाँ पर जो भी अधिकारी थे या जो भी जिम्मेदार लोग थे जी, जिन्होंने यहाँ पर चौराहों पर रेड लाइट लगाई, रेड लाइट भी बगैर समीक्षा के लगाई, ये नहीं देखा कौन से चौराहे रेड लाइट के योग्य हैं, कौन से रेड लाइट के योग्य नहीं हैं। और मनोज जी, ये भी कहना आपका सार्थक है कि अक्सर पुलिस वाले एक किनारे खड़े हो जाते हैं, और जब पुलिस वाले बीच सड़क पर खड़े होकर के ट्रैफिक व्यवस्था नहीं संचालित करेंगे तब तक ट्रैफिक ठीक नहीं होगी। मुझे याद है अब से कम 1-1.5 महीने पहले मैंने डीसीपी साहब को बात किया था। अब तो अगर रेलवे स्टेशन भी जाना हो तो डर लगता कि टाट मिल फंस जाएंगे, अगर गल्ला मंडी जाना हो तो लगता नौबस्ता से जाना ही मुश्किल हो गया। भदौरिया जी भी जाते होंगे तो इनको भी एहसास होगा। और दूसरी बात, जैसे आपको जाना फजलगंज चौराहे पे तो जाम रोज ही मिलेगा। ऐसा तो कुछ ऐसे चौराहे और घंटा घर का और उधर का तो कहना ही कुछ नहीं, पूरा शहर जाम है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कुछ ऐसी जगहें हैं, मैंने डीसीपी साहब को एक दिन कहा था कि एक प्रस्तावित करिए, मैंने डीएम साहब को भी
हमने बोला है कि जैसे जहां अंडरपास बन सकता है वहां अंडरपास बनाइए, लेकिन कोई इस पर काम नहीं कर रहा है। जहां पर फ्लाईओवर बनने वहां फ्लाईओवर बनाइए। जब तक आप अंडरपास और फ्लाईओवर नहीं बनाते हैं तब तक ये मान के चलिए जाम की त्रासदी से इस शहर को गुजरना ही पड़ेगा। अभी हमारी एक बहन जिसका देहांत हो गया केवल जाम में फंसने की वजह से, हम उसके परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ उनके दुखद जो है निधन पर हम दुख भी हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन दुख महसूस करने से कुछ नहीं होगा। जो सरकार में लोग बैठे हैं, ये सरकार को स्वयं देखना चाहिए कि कानपुर में एक मौत हुई, लेकिन एक भी सरकार का नुमाइंदा कम से कम उस पर हमदर्दी के दो शब्द नहीं बोला। और साथ ही साथ केवल ये कह देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये समीक्षा करनी चाहिए कि जिन चौराहों पर रेड लाइट लगाई गई है, क्या वास्तविकता में वहां पर जरूरत है, नहीं जरूरत है तो वहां पर रेड लाइट हटानी चाहिए। नंबर 1, जहां पर जरूरत है कि जहां रेड लाइट होनी चाहिए, बहुत ऐसी जगह है जहां रेड लाइट नहीं है, तो अजब गजब व्यवस्था है। जैसे टाट मिल पे अंडरपास होना चाहिए, टाट मिल पे अंडरपास हो जाए तो आदमी को वहां पर जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। ये जो आपका रोडवेज का बस अड्डा शहर के बीच में है, जिसको शहर के बाहर करना चाहिए, है ना, तो ये सारी बातें नहीं देख रहे। अब जैसे यहाँ पर आपका ये फजलगंज चौराहा है, यहाँ अंडरपास बना सकते हैं या फ्लाईओवर बना सकते हैं तो फजलगंज का जाम खत्म हो सकता है। मरियमपुर चौराहे पर कोई जरूरत नहीं रेड लाइट की, वहां जाम कभी नहीं लगता। लेकिन जब फजलगंज से छूटो तो मरियमपुर में 5 मिनट फंसना ही पड़ता है। अच्छा, वो जरूरी इसलिए भी है कि इन चौराहों के ब्लॉकेड हटाए जाएं, क्योंकि शहर के जितने भी इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल हैं, चाहे वो हेलट हो, कार्डियोलॉजी हो, देखिए हेलट के मामले में तो मैं ये कह सकता हूं कि इतनी इमरजेंसी शायद बहुत कम होती है, लेकिन कार्डियक प्रॉब्लम में इमरजेंसी बहुत ज्यादा होती, तुरंत आवश्यकता होती पहुंचे। तो अनावश्यक अगर रेड लाइट मरियमपुर चौराहे पे लगी जहां अक्सर जाम नहीं लगता है, तो मेरा मानना है कि वहां 5 मिनट लगना अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो जहां जाम फोकस करना चाहिए वहां पर, उन रास्तों पर। ठीक है। अच्छा, हेलट के सामने जाम परमानेंट लगता है, क्यों लगता है जाम, ऐसा इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। वहां भी लोगों को होना चाहिए। सुबह के वक्त वहां पर आपको मैं बता रहा हूं, जब ओपीडी का समय होता है हेलट का, इतने लोग पैदल क्रॉस करते हैं, उनकी वजह से जाम लगता है। तो एक कोई रास्ता अंडरपास बना देना चाहिए हेलट से होकर के, जिसको इस तरफ आना हो तो इस तरफ निकल आए, लेकिन कोई इस पर विचार ही नहीं करता। बिल्कुल विचार नहीं होता है। मानना है जितने भी आज तक मैंने कभी ट्रैफिक विभाग से जुड़े किसी बड़े अधिकारी को, चाहे वो डीसीपी हो, चाहे वो एसीपी हो, चाहे आपके ज्वाइंट सीपी हो, मैंने किसी अधिकारी को कम से कम एक चौराहे पे खड़ा नहीं देखा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सतीश निगम जी, आपकी बात आ गई। अशोक चौहान जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक चौहान जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक चौहान जी का रुख कर रहे हैं। अशोक चौहान जी, क्या लगता है ये जो सतीश निगम जी ने तमाम जो कारण बताए हैं वो किसी एक शहर की नहीं, तमाम ऐसे शहरों की यही हालत है, विश्लेषण नहीं होता है। चौराहे चौराहे पर अगर ऑडिट किया जाए कि कहाँ किस तरीके, क्या वास्तविकता का क्या है, कारण क्या है जो जाम लगता है, इस पर काम नहीं होता है, इसलिए ये शहर शहर जाम लगता है। अशोक चौहान जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। अशोक चौहान जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, आप फोन अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है अशोक जी, आपका रुख करेंगे। रघुनंदन भदौरिया जी, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। रघुनंदन भदौरिया जी, अगर हम कानपुर की बात कर लें, आप कानपुर से विधायक भी रहे हैं और कानपुर के पूरे शहर की अच्छे से नब्ज को समझते हैं। कानपुर में जैसा कि सतीश निगम जी ने कहा कि जहां पर फ्लाईओवर की जरूरत है, अंडरपास की जरूरत है, वहां पर ये देखा ही नहीं जाता है। जैसी व्यवस्था चल रही है वैसे चल रही है। जिन रोडों पर हॉस्पिटल हैं उन रोडों की ट्रैफिक व्यवस्था सेंसिटिव होती है, वहां पर अतिरिक्त जो है इंतजाम किए जाने चाहिए, वो इंतजाम नहीं होते हैं। आप जो तमाम नई सड़कें बनी, आप देख लीजिए, आधी सड़कों पर इधर उधर वाहन खड़े हो जाते हैं। आप कह रहे हैं कि पुलिसकर्मी, ट्रैफिक विभाग काम कर रहा है। आप फूलबाग से जाने वाले रास्ते को देख लीजिए, पूरा जो रास्ता है वो अतिक्रमण से युक्त होता है। एक्सप्रेस रोड को देख लीजिए, पूरा अतिक्रमण आपको मिलेगा। आप रावतपुर की रोड देख लीजिए, अतिक्रमण मुक्त, अतिक्रमण ही अतिक्रमण मिलेगी। तो कैसे जाम नहीं लगेगा और अधिकारी कैसे ठीक से काम कर रहे हैं?
भदौरिया जी। आप बात सही कह रहे हैं। आप बात सही कह रहे हैं जी। हेलो जी जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल भदौरिया जी। हेलो भदौरिया जी आपकी आवाज मिल पा रही है? आवाज भदौरिया जी आपकी आवाज मिल पा रही है? हेलो भदौरिया जी आपकी आवाज मिल पा रही है, आप जवाब दे दीजिए। ठीक है ठीक है, अशोक चौहान जी आपकी आवाज मिल पा रही है। अशोक चौहान जी आपका रुक कर रहे हैं, भदौरिया जी से वापस भदौरिया जी के पास जाएंगे। अशोक चौहान जी, ये ट्रैफिक जो सिस्टम है कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं की भेंट चल रहा है, या कहीं ना कहीं जो इंतजाम है वो ठीक नहीं है, या जो जिस तरीके से संजीदगी से ट्रैफिक व्यवस्था को देखना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, वो मैनेज नहीं हो पा रहा है। क्या कारण आपको लगता है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के शहर शहर जाम की झाम से जूझ रहे हैं? मनोज जी, ये जाम की समस्या, ट्रैफिक जाम की समस्या खाली उत्तर प्रदेश की महानगरों की ही नहीं है, देश के और भी जो महानगर हैं सभी में ये ऑलमोस्ट ये समस्या है। ये समस्या का समाधान, जैसा अभी भगोरिया जी बोल रहे थे कि भाई ट्रैफिक जाम, गाड़ियां ज्यादा बढ़ गई है, हो गया, ठीक है, गाड़ियां तो बढ़ेंगी जैसे जैसे लोगों का अपना स्टेटस बढ़ता है, लोगों का अपना जो जरूरत बढ़ती है, गाड़ियां कम थोड़े हो जाएंगी। कंपनियां बहुत है, गाड़ी बनाने के लिए सरकार को राजस्व मिलता है, सब कुछ होता है, पर उसके लिए अल्टरनेट जो ट्रैफिक की व्यवस्था तो की जानी चाहिए ना। जैसे कि अपना व्यस्त चौराहे हैं, उनके ऊपर अपना लोग पैदल उनको क्रॉस करते हैं तो उससे ट्रैफिक जाम रहता है, तो वहां पे जो फुट ओवर ब्रिज बनाए जाए, फ्लाईओवर बनाए जाए, अंडरपास बनाए जाए, ये समस्या तो देखो रहेगी। पुराने शहर हैं उनको कहाँ करोगे? जो लोगों ने एंक्रोचमेंट किया हुआ है, सड़क के दोनों साइड में एंक्रोचमेंट है, उसको हटाइएगा। लोगों को, आम जन जो है अपना, उनको जो है ट्रैफिक के रूल बताइएगा, ट्रैफिक के बारे में उनको बताइएगा। जो ऑटो रिक्शा चलते हैं, पहले अपना स्कूटर, वो क्या नाम, अपना डीजल वाले ये चलते थे अपना ऑटो, अब जो है ये अपना बैटरी वाली जो है अपना गाड़ी आ गई है, इनका भी अपना जो होता है तो इनको भी अपना बताओ कि भाई तुम ट्रैफिक को जो बढ़ावा देने के लिए अपना जो बिना बात का जाम नहीं लगाए, सड़क के किनारे खड़े हो जाएंगे, स्कूटर हैं, ऑटो हैं, बीच सड़क में अपना जो उठाए के जो सवारी उतारते हैं, सवारी चढ़ाते हैं, इससे भी जाम लगता है। और दूसरे जो है अपना ट्रैफिक के जो कर्मचारी हैं जो इसमें तैनात होते हैं, उनको भी थोड़ा ये ध्यान करना चाहिए कि इस तरह के जो अपना खाली ये नहीं है कि भाई होगा, हमने लाल बत्ती कर दी, पीली बत्ती कर दी, हमारा काम खत्म। उनको फिर भी वहां पे रहना चाहिए कि और अपने, जिससे कि ट्रैफिक नियंत्रित हो सके। और जो इस तरह के जो घटना कानपुर में घटित हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही अपना दर्दनाक घटना है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। खाली कानपुर में नहीं, लखनऊ है, गाजियाबाद है, नोएडा है, नोएडा के साथ लगता हुआ गाजियाबाद के साथ लगता हुआ दिल्ली है, दिल्ली से लगता हुआ गुड़गांव है, इन सब में भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। देखो पीक आवर्स हैं, पीक आवर्स में तो अपना ट्रैफिक बढ़ेगा ही, पर ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि अपना जो है आम आदमी भी इसमें सहयोग करे। खाली डिपार्टमेंट ही नहीं, डिपार्टमेंट है, यातायात पुलिस है, वो भी अपना करती है, पर जो कहीं कहीं कोई कमी हो रही है, जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी उनके संज्ञान में, उनको संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसे जगह जहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक है तो उच्च अधिकारियों को भी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करते हुए अपनी प्रेजेंस वहां पे सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटनाएं न हो। और दूसरे ये है कि जब तक ये फ्लाईओवर, अंडरपास, फुट ओवर ब्रिज वगैरह नहीं बनेंगे, उस तरह की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। अब जो महिला जिनके जो दुखद अपना हुई है, उनके परिवार के प्रति सभी की सहानुभूति है। हम भी सहानुभूति करते हुए ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, सरकार को, अधिकारियों को इतना ज्ञान दे, इतना उनको जो है करे, जिससे कि इस प्रकार की घटनाएं
दोबारा ना हो, इनकी पुनरावृत्ति जी, में हो, ये बिल्कुल। सभी को सोचना चाहिए, आम जनता को भी और प्रशासन को भी और यातायात पुलिस को। बिल्कुल जी। बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। सतीश जी ने भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और उनका पालन होना चाहिए। सतीश जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक चौहान जी आपका भी बहुत शुक्रिया। रघुनंदन भदौरिया जी आपके भी बहुत शुक्रिया। लेकिन जो सतीश निगम जी ने और अशोक चौहान जी ने बातें कही, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। प्रशासन को, ट्रैफिक विभाग को ये ध्यान देना चाहिए कि किस सड़क पर लोड ज़्यादा है, किस चौराहे पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है। पीक आवर, जो पीक आवर होते हैं वहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, रूट डाइवर्जन होना चाहिए। और इसके अलावा जो तमाम महत्वपूर्ण जो जगह हैं जहां जिन रास्तों पर भीड़ ज़्यादा होती है वहां पर हर घंटे हर मिनट निगरानी होनी चाहिए कि कहीं एनक्रोचमेंट तो नहीं है, कहीं अतिक्रमण तो नहीं है। और अस्पताल और तमाम ऐसे जो संस्थान हैं, महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं जिन रास्तों पर हैं, उन रास्तों पे फुट ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, ऐसे तमाम उपाय करने चाहिए ताकि जो लोगों की ऐसी जान भी ना जाए और ट्रैफिक जो है व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल सके। और तमाम शहरों में यही स्थिति है, वहाँ पर प्रशासन को भी सोचना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को भी प्रशासन को अवगत कराना चाहिए और कुल मिलाकर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए ट्रैफिक विभाग को भी संजीदा होना पड़ेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में हमारे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़।